हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर 5 यानी कि थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स को ख़त्म किया और उसके बाद मुझे भक्ति और सूफी शुरू करना था, लेकिन अभी मैं उसको स्किप करके चैप्टर 7 शुरू कर रही हूँ। और ये चैप्टर है इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर। तो आज क्योंकि इस चैप्टर को शुरू करने के पीछे एक मकसद ये था कि ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसको समझने के लिए काफ़ी आपको टाइम चाहिए, और इसमें जो जितने ज़्यादा मतलब इसमें फैक्ट्स भी इस तरीके से हैं कि आपको वो बहुत सारे फैक्ट्स आपको रटने पड़ेंगे, और बहुत सारे नाम हैं, बहुत तरह के जो टर्म्स हैं वो उतने फैमिलियर उससे आप नहीं हैं, क्योंकि साउथ इंडिया में कुछ नाम्स ऐसे होते हैं जो कि नॉर्थ इंडिया वालों के लिए थोड़े से मुश्किल होते हैं। तो इसकी वजह से मैंने इस चैप्टर की शुरुआत पहले की, और इसके पीछे एक और वजह थी कि मेरी बेटी ने बोला कि उसको ये चैप्टर अभी पहले पढ़ना है, तो इसकी वजह से भी मैंने इसकी शुरुआत इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो विजयनगर एम्पायर है वो डिस्कवर किस तरीके से हुआ। तो उसको डिस्कवर करने का काम जो है वो कॉलिन मैकेंजी, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी थी, उन्होंने किया था। 1800 ईस्वी में उन्होंने इस एम्पायर की खोज की थी। जो कॉलिन मैकेंजी थे वो ब्रिटिश एम्पायर नहीं बोल सकते, क्योंकि उस वक्त तक जो शासन व्यवस्था थी, भारत की जो शासन व्यवस्था थी, कॉलोनियल रूल जो था, वो ब्रिटिश महारानी के हाथों में नहीं गया था। वो 1857 के बाद उसकी जो पावर का ट्रांसफ़र हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश संसद को, वो 1857 के बाद हुआ था। तो उस वक्त तक 1800 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और कॉलिन मैकेंजी जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्स्ट सर्वेयर जनरल थे। अब इनका काम क्या था कि जो भी एरिया है उसके बारे में उन खोजबीन करना, उसके से रिलेटेड पूरा का पूरा नक्शा तैयार करना, मैप तैयार करना, वहाँ की क्या खासियत, ये सारी चीज़ें को जो एक तरह की जो पूरा दस्तावेज तैयार करने का काम जो था वो कॉलिन मैकेंजी का काम था। और उनका जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ था वो 1815 में हुआ था, और 1821 तक वो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया रहे थे, जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई थी। अब यहाँ पे एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी हम हिस्टोरिकल जो डिस्कवरीज देखते हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन व्यवस्था शुरू हुई थी उस दौरान ज़्यादातर जो डिस्कवरीज होते हैं, ज़्यादातर जो खोज होता है वो इतिहास लेखन का जो एक वैज्ञानिक तरीके से जो इतिहास लेखन की शुरुआत होती है, या फिर जो इंडियन स्क्रिप्चर्स थे, जो इंडियन धर्म ग्रंथ थे, या फिर जो हिस्टोरिकल जो बुक्स थे, उन सब का जो ट्रांसलेशन होता है अंग्रेजी में, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान ही ज़्यादातर स्टार्ट होता है। तो इसके पीछे वजह क्या थी? वो तो ये एक व्यापारी बन के आए थे हमारे देश में, तो उन्हें यहाँ के हिस्ट्री से उन्हें क्या लेना देना था, यहाँ के कल्चर से उन्हें क्या लेना देना था। तो एक चीज़ तो जब वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी, तो एक चीज़ तो था कि वो भले ही वो व्यापारी बन के आए थे, लेकिन उनकी नीयत सिर्फ व्यापार करने की नहीं थी। उनकी नीयत थी इस देश पे एक अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने की, ताकि और यही सिर्फ एक व्यापारी करके वो लिमिटेड एक रिसोर्स यहाँ से ले जा सकते थे, लिमिटेड फ़ायदा वो उनको मिल सकता था। लेकिन जब वो यहाँ पे अपना आधिपत्य स्थापित करते, जब वो यहाँ पे वो अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करते, तभी उन्हें वो यहाँ के जो रिसोर्सेज थे उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका दोहन कर सकते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी उस वक्त औरंगजेब का शासन था, और औरंगजेब का शासन एक तरीके से मजबूत शासन व्यवस्था उस वक्त थी, और ब्रिटिश जो मुग़ल शासन व्यवस्था थी वो अपने भले ही उसकी जड़ें कमज़ोर हो रही थी, वो एक कमज़ोर, क्योंकि औरंगजेब बूढ़े हो चुके थे और जो मतलब उतनी पकड़ नहीं रह गई थी उनकी एम्पायर पर, लेकिन फिर भी मतलब वो इतने शक्तिशाली तो ज़रूर थे कि वो किसी एक कंपनी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते थे। तो ब्रिटिश ने उस वक्त कुछ गलतियां ऐसी की जिसका बहुत ही पुरजोर तरीके से जवाब औरंगजेब की सेना ने दिया, और जिसकी वजह से वो शांत होकर बैठ गए, और फिर उन्होंने कई वर्षों तक, लगभग दशकों तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद जो सक्सेशन को लेकर मुग़ल दरबार में पूरा संघर्ष चलता है, एक के बाद एक जो बादशाह बदलते जाते हैं और एक कमज़ोर शासक बनता जाता है, तब उनको समझ में आता है कि अब तक वक्त आ गया है कि हम इंडिया के ऊपर शासन कर सकते हैं और इंडिया के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। तो फिर अब उन्होंने
कब्जा तो उसके बाद देखते हैं कि बक्सर की लड़ाई होती है, प्लासी की लड़ाई होती है, पहले बंगाल में वो शासन व्यवस्था अपना कब्जा स्थापित करते हैं, फिर धीरे धीरे करके बाकी जगह पे फैलते हैं। तो एक चीज़ उनको समझ में आ गया था कि इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ पॉलिटिकल पावर या फिर सैनिक शक्ति से हम इंडिया को नहीं जीत सकते। तो ज़रूरी है कि हम जिसके ऊपर शासन कर रहे हैं उनकी संस्कृति को जानें, उनकी पूरी की पूरी व्यवस्था को जानें, उनके ट्रेडिशन को जानें, उनके इतिहास को जानें। और इसी क्रम में उन्होंने हर लेवल पे उन्होंने काम करना शुरू किया। और कॉलिन मैकेंजी की जो अपॉइंटमेंट था उसी क्रम में उसी का एक मतलब नतीजा था। तो 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी ने विजयनगर एम्पायर की खोज की। उन्हें हम्पी के आसपास कुछ भव्य सा एक मतलब खंडहर दिखा, जिससे उनको लगा कि यहाँ पे कभी ना कभी एक बहुत ही भव्य एम्पायर रहा होगा। फिर उन्होंने छानबीन जब शुरू की, फिर वहाँ पे जो भी कुछ मंदिर था, क्योंकि साउथ इंडिया में मंदिर की परंपरा बहुत पुरानी है और वो मंदिर मतलब सदियों पुराने मंदिर होते हैं। वहाँ के जो पुजारी होते हैं उनके पास बहुत सारी कहानियाँ होती हैं उनके पास्ट से रिलेटेड। फिर बहुत सारी किताबों को उन्होंने पढ़ा, जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे उसको उन्होंने पढ़ा, अलग अलग लैंग्वेज में, तेलुगु, तमिल या कन्नड़, अलग अलग भाषाओं में जो स्क्रिप्चर्स थे उसको उन्होंने पढ़ा। जो इंस्क्रिप्शंस थे जो मंदिरों में उन्हें मिले या फिर बाकी जगहों पे मिला उसको उन्होंने अध्ययन किया। और फिर जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला उन सबको आपस में कनेक्ट करके उसके बाद उन्होंने एक पूरा का पूरा इतिहास रिक्रिएट किया विजयनगर साम्राज्य का। तो ये पूरी की पूरी डिस्कवरी है विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड। यहाँ पे आपको एक कॉलिन मैकेंजी एक इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है कॉलिन मैकेंजी के ऊपर कोई क्वेश्चंस आए, हो सकता है ये पूछे कि वाज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, तो कॉलिन मैकेंजी आ गया। एक उनकी तस्वीर भी है यहाँ पे फिगर 7.2 में, तो वो भी उसको भी आप देख लीजिए, हो सकता है वो भी पूछें। तो मतलब जो उनकी जो पूरी डिस्कवरी थी ना, वो जो लोकल जो पंडित थे या फिर जो मौलवी थे, जो वहाँ के लोकल स्कॉलर्स थे, उसके ज़रिए भी उन्होंने बहुत कुछ जानने की कोशिश की थी। अब आगे हम पढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट जो है वो राइज, नायका एंड सुल्तान। और इसमें हम देखते हैं कि 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। इन्होंने जो जिस साम्राज्य की नींव रखी थी उनके बाउंड्री में 2 और पावरफुल साम्राज्य हुआ करते थे। एक तो थे उड़ीसा के गजपति और दूसरा था डेक्कन के सुल्तान्स। अब डेक्कन के सुल्तान में 3 सुल्तान होते थे, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा के सुल्तान। तो इनकी जो बाउंड्री थी वो कोई फिक्स बाउंड्री नहीं थी, मतलब कभी इधर कभी उधर इस तरीके से। अब जो पावरफुल है जो भी राजा पावरफुल हो गया वो दूसरे में की बाउंड्री को मतलब वो घुसा, दूसरे के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो इस तरीके से बाउंड्री जो थी वो इधर उधर होती रहती थी। विजयनगर के जो शासक थे वो उनके पास एक लिमिटेड ज़मीन था, एक लिमिटेड रिसोर्स था। तो ज़रूरी था कि जो फर्टाइल लैंड है, जो रिवर बेसिन है, जो कि मेनली तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच का जो दोआब का एरिया है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में का जो दोआब था जिसे रायचूर दोआब कहा जाता है, इसके लिए सदियों तक संघर्ष चलता रहा। बस मतलब काफ़ी लंबे समय तक इसके लिए संघर्ष चलता रहा उस दोआब के ऊपर कब्जा करने के लिए। और बाद में जाकर विजयनगर साम्राज्य का उस दोआब पे कब्जा होता है। इसके साथ साथ जो एक ट्रेडिंग एरिया जो था, क्योंकि साउथ में ट्रेड जो था वो काफ़ी प्रॉस्परस था, तो उस ट्रेडिंग एरिया के ऊपर भी कब्जा करना विजयनगर साम्राज्य जो विजयनगर के जो राजा थे उनका एक बहुत ही मतलब एक मकसद हुआ करता था। क्योंकि जब तक उनका एक फर्टाइल लैंड नहीं होगा, जब तक ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप नहीं होगा, तब तक आर्थिक रूप से वो समृद्ध नहीं हो पाएंगे। और अगर वो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो पाएंगे तो राजनीतिक रूप से भी वो समृद्ध नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जो राजनीति को चलाने के लिए, एक साम्राज्य को चलाने के लिए जो पूरी की पूरा व्यवस्था चाहिए, वो उसके लिए जो धनराशि चाहिए वो तो वहीं से आनी थी। या तो ट्रेड एंड कॉमर्स के जरिए जो टैक्स वसूल होता है उससे आता, या फिर एग्रीकल्चर के जरिए आता। तो ज़रूरी था कि ये जो आर्थिक रूप से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसके ऊपर कब्जा किया जाए। और इसमें विजयनगर के जो भी राजा थे वो काफ़ी हद तक सफल भी रहे। उन्होंने इन एरियाज़ के ऊपर कब्जा भी किया और अपने साम्राज्य को इन सब जगहों पे तक फैलाने की कोशिश उन्होंने की। इस विस्तारवादी नीति के क्रम में उन्होंने कुछ ऐसे एरिया के ऊपर भी कब्जा किया जो कि पहले या तो चोला साम्राज्य के अंदर था या फिर वो जो कर्नाटक के होयसल थे उनके अंदर था। तो
चोल या फिर होयसल जो साम्राज्य था, जो राजा थे, उन्होंने बड़े ही बृहद, बहुत ही भव्य मंदिरों का निर्माण किया था। तो विजयनगर के जो राजा थे, जब उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया तो वो सारे मंदिर उनके कब्जे, मतलब उनके प्रभाव क्षेत्र में आ गया। तो फिर उसको और भी समृद्ध बनाने का काम जो है वो भी विजयनगर के राजाओं ने किया था। अब अगला टॉपिक है किंग्स एंड ट्रेडर्स। तो इसमें मेनली ट्रेड एंड कॉमर्स की बातें की गई हैं कि जैसे कैसे पहले हॉर्स ट्रेड की बात की है कि हॉर्स ट्रेड जो था ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रेड हुआ करता था। अभी हॉर्स ट्रेड क्यों इम्पॉर्टेंट था? क्योंकि सेना में इस वक्त तक मेनली जो है वो हॉर्स हुआ करता था। अब प्राचीन, जब हमने एंशियंट टाइम में देखा, हमने मौर्य टाइम में देखा कि जो सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता था वो एलिफेंट होता था, जो कि लोकली अवेलेबल था। जैसे कि मगध एम्पायर के पावरफुल होने की सबसे बड़ी वजह थी क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी संख्या में हाथी हुआ करते थे, जिसको वो अपनी सेना में शामिल किया, और जिसकी वजह से उन्होंने अलग अलग जो महाजनपद थे उसके ऊपर उन्होंने अपना कब्जा स्थापित किया। लेकिन मेडिवल पीरियड आते आते हाथी की जगह घोड़ा ले लेता है, और हॉर्स ट्रेडिंग जो था वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है ट्रेड एंड कॉमर्स का। क्योंकि हॉर्स जो था वो इंडिया में लोकली अवेलेबल नहीं था, वो मेनली अरब कंट्री से आता था। तो जो स्टार्टिंग में हॉर्स ट्रेडिंग का जो पूरा का पूरा काम था उस पर मोनोपोली थी अरब के लोगों की, अरब के जो व्यापारी हुआ करते थे। लेकिन बाद में साउथ इंडिया के जो लोकली मतलब जो वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ थी उनका भी इसमें भागीदारी बढ़ने लगी थी। और एक कम्युनिटी का नाम यहाँ पे दिया गया है कुदिरई चेट्टी, जिसका मतलब हॉर्स ट्रेडर भी होता है। तो उनका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल हो गया था हॉर्स ट्रेडिंग में। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि पुर्तगीज आते हैं, क्योंकि वास्को डिगामा जब समुद्र के रास्ते की खोज करते हुए भारत पहुंचते हैं, तो उसके बाद बड़ी संख्या में पुर्तगीज जो है वो इंडिया आते हैं। पुर्तगीज नहीं, बहुत बड़ी संख्या में यूरोपियन इंडिया आते हैं, और वो सभी आते हैं एक अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि इंडिया के जो मसाले थे, इंडिया का जो मलमल था या फिर जो हैंडीक्राफ्ट थे, उसका बहुत बड़ा मार्केट था यूरोप में, और वहाँ के जो एलिट क्लास थे उनके बीच इन सब चीज़ों की काफ़ी डिमांड थी। तो जिसकी वजह से जो वहाँ के राजा हुआ करते थे वो इन ट्रेडिंग जो ट्रेडर्स होते थे, जो ट्रेवलर्स होते थे, उनको भेजते थे ताकि वो जाकर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढें। तो फिर इंडिया में इस वक्त तक पुर्तगीज आए, फिर उन्होंने उनके साथ मसाले का व्यापार होता था जो कि लोकली अवेलेबल था विजयनगर में। इसके बाद पुर्तगीज एक और चीज़ लेके आए थे, वो बहुत बड़े व्यापारी थे। बंदूक, जो बड़ी नाल वाली जो बंदूक होती है, वो भी वो अपने साथ लेके आए थे, और वो बड़ी संख्या में वो यहाँ आकर बेचा करते थे। फिर जब ट्रेड एंड कॉमर्स इतना डेवलप था तो ट्रेडिंग सिटीज़ भी काफ़ी डेवलप थी, और जब ट्रेडिंग सिटीज़ डेवलप थी तो वहाँ पे बड़े बड़े व्यापारी रहा करते थे। बड़े एक अमीर लोगों का वहाँ पे पूरा का पूरा बसावट था, मतलब वहाँ अमीर लोग वहाँ पे रहा करते थे। और इन अमीर लोगों के बीच में जो लग्जरी आइटम्स थे उसके डिमांड बहुत ज़्यादा थे। अब इन लग्जरी आइटम्स में क्या क्या था? तो प्रीशियस स्टोन्स हो गया। अब इन लग्जरी आइटम्स में आपका मेनली जो था वो प्रीशियस स्टोन्स और ज्वेलरी, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा हुआ करता था, जो कि मेनली बाहर से आता था। तो यहाँ का जो बाज़ार हुआ करता था, विजयनगर साम्राज्य का जो बाज़ार था वो काफ़ी एक बहुत ही डेवलप था। बहुत वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी, ट्रेडिंग एक्टिविटी होती थी। यहाँ से सामान स्पाइसेस बाहर जाते थे, मलमल या फिर सिल्क बाहर जा रहा है, फिर अरब से घोड़ा यहाँ पे आ रहा है, फिर पुर्तगीज अपने साथ वहाँ के जो मतलब मशीनरी जो थी, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो लेके आ रहे थे। तो इस तरीके से एक काफ़ी डेवलप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी विजयनगर एम्पायर में शहरों में अवेलेबल थी। अब अगला पॉइंट जो है वो है द अपोजी एंड डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। तो यहाँ पे सारी डायनेस्टीज़ की बात की गई है कि जो डेक्कन का मतलब जो दक्षिण भारत की जो पहली डायनेस्टी थी वो संगम डायनेस्टी थी, और संगम डायनेस्टी का शासन जो था वो 1485 तक था, और उसके बाद संगम डायनेस्टी को रिप्लेस किया था सुलभ डायनेस्टी ने, और सुलभ डायनेस्टी का शासन जो था वो 1503 तक था, और उसके बाद तुलुप डायनेस्टी की शासन शुरू होती है, और तुलुप डायनेस्टी के जो शासक थे वो कृष्णदेवराय, यानी कि विजयनगर एम्पायर का शासन इस्टेब्लिश होता है। अब जब विजयनगर साम्राज्य में के शासक के रूप में कृष्णदेव राय राजा बनते हैं, तो फिर उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का काफ़ी डेवलपमेंट होता है।
उन्होंने ना सिर्फ जोग्राफिकली अपने एम्पायर को बड़ा किया, बल्कि एक बहुत बड़े पॉलिटिकल पावर के रूप में अपने उस एरिया में आए। फिर उन्हें बहुत बड़े बड़े मंदिरों का या फिर टैंक का या फिर नहरों का या बहुत बड़े बड़े भव्य पब्लिक स्ट्रक्चर का उन्होंने निर्माण किया था। कृष्णदेवराय ने न सिर्फ जो उड़ीसा के गजपति शासक थे उसके साथ उन्होंने संघर्ष किया और उनको शांत किया, उनके ऊपर अपना एक प्रभाव जमाया। इसके साथ साथ उन्होंने दक्कन के जो सुल्तान थे उनके साथ भी उनका काफ़ी गहरा एक संघर्ष चला था, काफ़ी लंबा संघर्ष चला था और उनको उन्होंने हराया था। और इस तरीके से उन्होंने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। और जब उनके समय में उनका जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी जो समृद्धि थी, जो काफ़ी फ्लोरिस्ट किया विजयनगर साम्राज्य। और बहुत बड़े बड़े मंदिर का निर्माण हुआ, गोपुरम का निर्माण हुआ। जैसे बृहदेश्वर टेम्पल में उन्होंने बहुत ही भव्य गोपुरम का निर्माण करवाया, मंदिर में बड़े बड़े हॉल्स का निर्माण करवाया और इस तरीके से उन्होंने अपनी एक लेगेसी छोड़ी। लेकिन जैसे ही कृष्णदेवराय की मृत्यु होती है और इनकी मृत्यु होती है 1529 में, उसके बाद जो उनके साम्राज्य की एक तरीके से जो उनके उत्तराधिकारी हुए, जो उनके सक्सेसर हुए, वो उतने पावरफुल, उतने टैलेंटेड नहीं थे कि उस भव्य साम्राज्य को वो अच्छे से संभाल पाएँ। और उन्होंने एक गलती ये की कि जैसे कृष्णदेवराय जब शासक थे तो हालांकि उनका डेक्कन के सुल्तानों के साथ काफ़ी संघर्ष चला या उड़ीसा के गजपति के साथ उनका संघर्ष चला, लेकिन फिर भी उनके साथ एक खट्टे मीठे रिलेशन होते थे। संघर्ष भी होता था लेकिन आइडियाज़ का भी आदान प्रदान होता था। मतलब कि जैसे डेक्कन के सुल्तान थे, अलग दूसरे बिलीफ को मानने वाले थे, वो इस्लाम को मानने वाले थे, फिर भी उनके साथ एक अच्छा रिलेशन उनका था। जो उनकी आर्किटेक्चर की टेक्निक थी उसको उन्होंने अपने राज्य में उसको अडॉप्ट किया और जो उन्होंने एक नई तरह के आर्किटेक्ट को उन्होंने इस्टेब्लिश किया जिसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट कहा जाता है। फिर कई बार ऐसा हुआ कि जो सक्सेशन की लड़ाई जब इन राज्यों में हो रही थी, चाहे दक्कन के सुल्तानों या फिर, तो वहाँ पे कृष्णदेवराय ने इंटरवेन किया और जो भी सही सक्सेसर था उसको उन्होंने वहाँ का राजा बनाया। उसी तरीके से वहाँ के भी शासक जो थे, वो जब कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद सक्सेशन की लड़ाई जब विजयनगर साम्राज्य में हो रही थी तो जयपुर के जो सुल्तान थे उन्होंने इंटरवेन किया और जो भी सही क्लेमेंट थे उसको उन्होंने गद्दी पे बिठाया। तो इस तरीके से एक बैलेंस रिलेशन था इसमें। तो इस तरीके से उन साम्राज्यों के बीच में लड़ाइयाँ होती थी, आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करना था उन्हें, तो लड़ाइयाँ तो होती थी लेकिन फिर भी एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप बना के रखा हुआ था, जो कि आगे चलकर कृष्णदेवराय के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब उन्होंने जो डेक्कन के सुल्तान थे उनको आपस में, उन तीनों जो गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर के सुल्तान थे, उनको आपस में ही लड़ाने की कोशिश की। उनको लगा कि उन्हें आपस में लड़ाकर वो अपने आप को ज़्यादा पावरफुल करने की कर लेंगे, मगर उन सुल्तानों को ऐसा लग गया कि अरे ये तो हमें ही आपस में लड़ा रहा है, और मतलब उसकी चाल को वो लोग समझ गए। फिर वो तीनों एक हो गए और उन्होंने मिलकर उन्होंने विजयनगर के ऊपर आक्रमण कर दिया और जिसमें विजयनगर सिटी को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया था। और जिसके बाद जो था वो शहर जो था एक तरीके से खंडहर के रूप में तब्दील हो गया और जो पावर ऑफ सेंटर जो था वो उससे विजयनगर से हटकर दूसरी जगह पे इस्टेब्लिश हो गया और वो जगह था पेनुकोंडा था। और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का भी अंत हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य का अंत होता है और उसके बाद एक दूसरे साम्राज्य की शुरुआत होती है, अरविदु डायनेस्टी की शुरुआत होती है। और इन्होंने पेनुकोंडा में अपना कैपिटल बनाया और आगे चलकर चंद्रगिरी, जो कि तिरुपति के पास का एक शहर था, वहाँ पे उन्होंने अपना कैपिटल बनाया। तो अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जैसा कि मैंने पीछे आपको कहा कि ये सुल्तान जो थे उन्होंने विजयनगर के ऊपर आक्रमण किया, उस पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि जो एक रिलेशन था जो विजयनगर और बाकी इन सुल्तानों के बीच एक रिलेशन था, एक बैलेंस्ड रिलेशन था, उसको कृष्णदेवराय के जो सक्सेसर थे वो उसको कायम नहीं रख पाए। और किस तरीके से राम राय ने एक गलती की और जिसकी वजह से जिसका खामियाजा था वो पूरे के पूरे साम्राज्य को भुगतना पड़ा और इस पूरी डायनेस्टी का अंत हो गया और एक नई डायनेस्टी की शुरुआत हुई, अरविदु वंश की शुरुआत हुई। तो ये पूरा यहाँ पे डायनेस्टी के बारे में था कि किस तरीके से विजयनगर डायनेस्टी का
मतलब विस्तार होता है और फिर किस तरीके से उसका डिक्लाइन हो जाता है। और यहाँ पे ही एक मैप दिया गया है और इस मैप को आप अच्छे से ज़रूर देखिए, क्योंकि विजयनगर में मैप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो तुंगभद्रा और जो मतलब ये भी पूछ सकता है, जैसे कि आपके मैप में ही दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द प्रेजेंट स्टेट्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द एम्पायर। तो हो सकता है कि आपको अभी का कोई मतलब मैप दे दिया जाए और उसमें आपको विजयनगर साम्राज्य को मार्क करने के लिए बोला जाए, या फिर जो दक्कन के सुल्तान बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर के को मार्क करने बोला जाए, हो सकता है गजपति के बारे में हो। तो इस पूरे मैप को आपको अच्छे से समझना, इसमें पोर्ट सिटी भी के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो क्योंकि जब हम इस दक्षिण भारत का इतिहास जब हम पढ़ते हैं, जब विजयनगर का इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें पोर्ट सिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि वो एक पोर्ट सिटी जो होता है वो काफ़ी एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था। तो और वहीं पे जो भी पोर्तुगीज़ थे या फिर ब्रिटिश थे वो उसी एरिया में आते हैं सबसे पहले। तो ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैप 1 को आप अच्छे से देख लीजिए और उसकी मतलब एक कोई भी मैप और लीजिए और उसमें उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब आगे हम बढ़ते हैं और द रायज एंड द नायकाज, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब रायज और नायकाज कौन थे? अब एक चीज़ यहाँ पे जो उत्तर भारत से जो दक्षिण भारत का एक उत्तर भारत का जो अर्ली मेडिवल पीरियड था या फिर एंशिएंट डायनेस्टी थी, उससे जो दक्षिण भारत का जो ये पीरियड था उसमें डिफरेंसेस क्या थे कि जो इस वक्त जो डायनेस्टीज़ थी उनकी अपनी सेना तो हुआ करती थी, लेकिन ये सेना उनकी बहुत बड़ी सेना नहीं होती थी, बल्कि मिलिट्री कमांडर्स हुआ करते थे। और वो जो भी राजा होता था वो उन कमांडर्स को एक एरिया दे देता था। और ऐसा कहा जाता है कि वो जो पूरी की पूरी व्यवस्था थी उसको वो दिल्ली सल्तनत के इक्ता सिस्टम था। इक्ता सिस्टम में क्या होता था कि किसी भी मिलिट्री कमांडर को एक पूरा का पूरा एरिया दे दिया जाता है और उसकी जिम्मेदारी होती है और उसको जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम हमें 10,000 सेना से हमारी मदद करोगे, जिसमें इतने हॉर्स होंगे, इतने ये होंगे, पूरा का पूरा एक डिटेल्स उनको दे दिया था कि इतनी सेना से आपको हेल्प करनी है मेरी, और उसके बदले में आप यहाँ के जो भी टैक्स होता है वो आप वसूल करो। तो इसी तरह की कुछ सिस्टम जो था वो विजयनगर या फिर जो भी दक्षिण भारत के जो साम्राज्य थे वहाँ पे भी था। उनकी अपनी सेना बहुत बड़ी नहीं हुआ करती थी, बल्कि वो अलग अलग मिलिट्री कमांडर्स को एरिया दे दिया करते थे और उन मिलिट्री कमांडर्स को एक टारगेट दिया जाता था कि इतनी सेना से वो हमेशा राजा की हेल्प करेंगे। तो उनके अंदर फोर्ट होता था जहाँ पे उनका शासन मतलब जो उनके कब्जे में होता था, उनके पास से बहुत एक मजबूत सेना होती थी। उसी सेना से वो जो भी एक सेंट्रल जो डायनेस्टी थी उसकी वो हेल्प किया करते थे। इसके अलावा साल में एक बार किसी एक उत्सव के टाइम में साल में एक बार जो ये मिलिट्री कमांडर्स थे वो राजा के पास जाते थे और बहुत अच्छे महंगे गिफ्ट लेकर जाते थे ताकि राजा उनसे खुश रहे। लेकिन यहाँ पे क्या था कि अगर कई बार होता था कि मिलिट्री कमांडर काफ़ी पावरफुल भी हो जाते थे और पावरफुल होने की स्थिति में हो सकता था कि वो उस राजा को हटाकर वो अपना शासन स्थापित कर लें। तो राजा जो समझदार राजा था, जो भी एक अच्छे एक कैपेबल जो किंग होते थे, वो क्या करते थे, इन जो मिलिट्री कमांडर्स थे इनका एरिया इनको ट्रांसफ़र करते रहते थे। वो उनको किसी एक जगह पे रहने ही नहीं देते थे। तो अगर वो एक जगह रहेंगे नहीं तो वो इतने पावरफुल होंगे नहीं, जिससे ये काफ़ी परेशान रहते थे जो भी मिलिट्री के, क्योंकि उनका एरिया चेंज होता रहता था। तो आगे चल के हम क्या देखते हैं कि यही मिलिट्री कमांडर जो थे वो आगे चल के काफ़ी जब सेंट्रल फोर्सेस जब कमज़ोर हुआ, जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो कमज़ोर हुई, तो ये मिलिट्री कमांडर जो थे वो पावरफुल होते गए। और आगे चल के हम देखते हैं कि कई छोटे छोटे डायनेस्टीज़ को इस्टेब्लिश इन्हीं मिलिट्री कमांडर द्वारा छोटी छोटी डायनेस्टी को अलग अलग एरिया में वो इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये पूरा आपका हो गया रायज और नायका। रायज जो थे वो जो विजयनगर के जो राजा थे वो रायज थे, और उसके बाद फिर नायक वंश का शासन भी आता है। तो ये आपका रायज नायका हो गया। थर्ड पॉइंट जो है वो विजयनगर द कैपिटल एंड इट्स इन्वायरमेंट्स। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट्स जो है वो है वाटर रिसोर्सेस। तो विजयनगर का जो शहर था वो तुंगभद्रा रिवर बेसिन के आसपास उसका वो इस्टेब्लिश था। अब ये जो पूरा का मतलब ये जो एरिया था वो जो खासकर विजयनगर साम्राज्य का के अंदर जो भी एरिया जाता था वो उस एरिया का सबसे मतलब सूखाग्रस्त सेमी एरिड एरिया हुआ करता था। वहाँ पानी की काफ़ी कमी होती थी।
लेकिन तुंगभद्रा नदी बह रही है, और उस तुंगभद्रा नदी जब बहती का जो पूरा बहाव था, जो उसका फ्लो था, वो नॉर्थ ईस्टर्ली वो बहती थी, मतलब नॉर्थ, तो ऐसे करके वो ईस्ट की तरफ जा रही है। मतलब मैप में आप देखेंगे तो नॉर्थ में वो निकल रही है और उसके बाद वो ईस्ट की तरफ जा रही है। तो तुंगभद्रा नदी में वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मतलब पहाड़ी हुआ करते थे, और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रीम्स निकलते हैं उन पहाड़ों के ऊपर से, और जो स्ट्रीम्स आकर तुंगभद्रा नदी में मिलती थी। तो विजयनगर पानी की जो पूरी की पूरी मैनेजमेंट था वो गजब का था। मतलब सिर्फ विजयनगर ही नहीं बल्कि पूरे साउथ इंडिया के जो हम कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, जब पूरी साउथ इंडिया की जब आप हिस्ट्री, आपको तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है साउथ इंडिया का, सिर्फ विजयनगर पढ़ना है। हमने जब पढ़ा था ग्रेजुएशन में या फिर उसके बाद, तो मतलब पूरा वाटर मैनेजमेंट उनका गजब का था, क्योंकि वो एरिया वहाँ पे पानी की भी कमी होती है, और नदियों का को किस तरीके से मैनेज किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह मतलब ज़मीन को इरिगेट किया जा सके। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम बड़ा ही मतलब बेहतरीन तरीके से वहाँ पे बना था। तो जो स्ट्रीम्स निकल रही थी पहाड़ों के ऊपर से, जो स्ट्रीम्स निकल रही थी, तो दो पहाड़ों के बीच में जैसे दो पहाड़ियाँ हैं, दोनों से स्ट्रीम ऐसे निकल रही है, तो उसके नीचे में मुहाने पे ना, मतलब माउथ पे उन्होंने एक पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक टैंक बना दिया, और जो पानियाँ आ रही थी वो उस टैंक में मतलब इकट्ठा हो रही है। फिर उस टैंक में इकट्ठा हो रही थी, फिर उस टैंक से उसको नहर के जरिए या फिर पाइप के जरिए शहरों में या फिर जो उनका कैपिटल सिटी था वहाँ लेके जाया गया, जो महल था वहाँ तक लेके जाया गया, जो खेत थे वहाँ तक उसको इरिगेशन के लिए वहाँ उन पानियों को लेके जाएगा। तो उसका बड़ा ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा का पूरा एक अरेंजमेंट किया था। और उस वक्त के कुछ जो कैनाल्स बनाए गए थे, वो काफ़ी, जो टैंक और कैनाल्स बनाए गए थे वो उसके जो अभी भी कुछ कैनाल्स मतलब जो उस वक्त के टैंक हैं अभी भी हैं, जो कैनाल्स हैं उसका जो मतलब उसका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस अभी भी है। तो एक कमलापुरम टैंक का एक इसमें जिक्र किया गया है आपका, और दूसरा जो है वो है हिड़िया कैनाल। ये दो इसमें इसका जिक्र किया गया है। इसका हो सकता है इसे ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछा जा सके, कमलापुरम टैंक और हिड़िया कैनाल। तो इस तरीके से पूरा का पानी के पूरे सिस्टम को तैयार किया गया, और उससे पूरे जो भी रोज़मर्रा के जीवन के लिए ज़रूरत पानी थी या फिर इरिगेशन के लिए जो पानी की ज़रूरत थी, वो पूरा का उसी से पूरा मैनेज किया गया था। अब दूसरा है फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स। अब अब्दुल रज़ाक, इस फोर्टिफिकेशन के बारे में जो एक एविडेंस हमें मिलता है वो अब्दुल रज़ाक से मिलता है। अब्दुल रज़ाक पर्शियन किंग के राजदूत को एम्बेसडर बन के इस एरिया में साउथ इंडिया में आते हैं, और वो बोलते हैं कि 7 लेयर्स ऑफ फोर्टिफिकेशन था। मतलब इतना ज़्यादा मतलब सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी, मतलब 7 वॉल्स बने हुए थे, और उसमें 2 वॉल्स के बीच में अलग अलग चीज़ें थी। जैसे कि 2 वॉल्स के बीच में एग्रीकल्चर का पूरा लैंड था जहाँ खेती की जाती थी, फिर पूरा बागीचा एक जगह लगा हुआ है, फिर उसके बाद आम जनता के रहने का है, फिर ऑफिसर्स का हो गया, फिर टेम्पल जो सेक्रेड सिटी हो गया, या फिर उसके पैलेस हो गया। तो पूरा का पूरा सिस्टम जो था वो फोर्टिफिकेशन पूरा के जरिए उसको सुरक्षित करने की कोशिश की गई थी। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि मतलब ठीक है, रहने महल तो समझ में आता है, आम जनता का भी रिहायश समझ में आता है, मंदिर भी समझ में आता है कि कोई आके लूट पाट ना ले या फिर डिस्ट्रॉय ना कर दे, तो वो चीज़ें तो समझ में आती है कि उसको फोर्टिफिकेशन के अंदर उसको मतलब कि उसकी किलेबंदी की गई थी। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड को क्यों किलेबंदी की गई थी? तो इसके पीछे पीछे भी मैंने भी आपको बताया है इसका एक रीज़न कि जब क्योंकि ये मिडिवल पीरियड या फिर जो पीरियड था उसमें बहुत ज़्यादा मतलब एक डायनेस्टी दूसरी डायनेस्टी पे बहुत अटैक क्या करती थी। अब विजयनगर में ही आप देख रहे हैं कि एक उड़ीसा के गजपति का कभी हो रहा है, कभी डेक्कन्स के सुल्तान उन पे अटैक कर रहे हैं, कभी ये उन पे अटैक कर रहे हैं। तो सभी आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक करते थे, और जब अटैक होता था तो कई बार होता था कि महीनों तक पूरी की पूरी घेरेबंदी करके रहते थे। और ऐसी स्थिति में अगर उनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं रहेगी तो फिर उन्हें तो सरेंडर ही करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम राजस्थान में जब आप फोर्ट घूमने जाएंगे तो वहाँ पे तो खेती वेती की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उनके पास पूरा का पूरा मतलब वो इकट्ठा करके रखते थे, या फिर खुफिया रास्ता होता था जिसके ज़रिए वो किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में सामान लेके आते थे। लेकिन विजयनगर में यहाँ पे क्या था, उन्होंने पूरे खेती की ही व्यवस्था की हुई थी कि 2 महीने 4 महीने तो वो आराम से सर्वाइव कर सकते थे बिना अपने किले से निकले हुए भी। तो पूरा का पूरा वो पूरा खेती होता था, और अगर कोई अटैक हो भी जाए
तो भी उनको कोई मुश्किल नहीं था, पूरा का पूरा इंतज़ाम उनको किले के अंदर वो करके रखते थे। तो ये इसके बाद बागीचा भी होता था जिसमें फल वल या फिर सब्जियां, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उपजती थी। तो ये पूरा उनका फोर्टिफिकेशन, और उसके बाद फिर सड़कों से पूरा का पूरा एरिया जो था वो बाहर से लेके अंदर तक पूरा सड़क के रास्ते से पूरा अच्छे से वेल कनेक्टेड था। अब यहाँ पे अब्दुल रज़ाक ने पूरा का इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस तरीके से फोर्टिफिकेशन था। अब कि जैसे उन्होंने दिया है कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वॉल्स के बीच का जो एरिया था, वहाँ पे एक जगह पे खेती हो रही थी, दूसरा में गार्डन था। फिर उसके बाद एक फोर्टिफिकेशन से दूसरे तक जाने में काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। तो उन्होंने एक पूरा का बड़ा अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दिया है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि हो सकता है इस पर एक लंबा क्वेश्चन पूछ दें। फिर यहाँ पे पानी कहाँ से आते थे, तो 2 लेक्स बने हुए थे जिसके ज़रिए यहाँ पे पानी लाया जाता था। ये सारा अब्दुल रज़ाक ने बोला है। और आर्कियोलॉजिकल जो खुदाइयाँ हुई हैं उसमें भी ये सारी चीज़ों का हमें मतलब कंफर्म किया गया कि हाँ ये जो भी अब्दुल रज़ाक ने जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है वो सही में ऐसा था। अब अगला जो पॉइंट है वो अर्बन कोर है। इसमें ऐसे शहरों की बात की गई है जो कि आम जनता जहाँ पे रहा करती थी मिलती, तो जो भी ऑर्डिनरी जनता थी, जो कि गरीब जनता होगी, तो उनके घर कैसे थे, उसका कोई भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स हमें नहीं मिला है। हो सकता है कच्चे मकान होंगे जो कि मतलब डिस्ट्रॉय हो गया होगा और समय के साथ वो ख़त्म हो गया, तो वो हमें नहीं मिलते हैं। लेकिन एक एरिया हमें ऐसा मिलता है जहाँ पे चीनी मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मे बी वहाँ पे जो ट्रेडिंग कम्युनिटी थी वो रहा करती होगी, और ये एरिया था नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो था वो, उस एरिया में ये सारी चीज़ें मिली हैं। फिर एक पूरा जो एक पॉकेट ऐसा था जहाँ पे मुस्लिम आबादी रहती थी, और वहाँ पे टोम्ब हमें मिला है। इसके अलावा मॉस्क मिले हैं, और जो मॉस्क का जो स्ट्रक्चर था वो हम्पी के जो मंदिर का जो स्ट्रक्चर से मिलता जुलता हुआ स्ट्रक्चर उनके मॉस्क का हुआ करता था। और फिर एक आम जनता के घरों का मतलब किस तरीके की पूरी बस्ती, आम जनता जिसमें आम पब्लिक रहती थी, उसकी बस्ती का जिक्र जो है वो पोर्तुगीज़ ट्रैवलर बारबोसा ने इसका जिक्र किया कि जो वहाँ की आम जनता था उसकी जो कॉलोनी थी वो किस तरीके की थी, तो उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है। और फिर अब शहरों में पानी कैसे आता था, तो जो रेन वाटर होता था उसको टैंक में जमा किया जाता था, तो उससे पूरे शहर में पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, सप्लाई की जाती थी। या फिर मंदिरों के जो टैंक होते थे उसमें पानी इकट्ठा किया जाता था, उससे भी पानी की ज़रूरतों को पूरा किया जाता था। फिर अलग अलग जगहों पे मतलब जो शहर था वहाँ अलग अलग क्लास के लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स हमें मिले हैं। हिंदू भी थे, मुस्लिम भी रहते थे, ट्रेडर्स भी रहते थे, प्रीस्ट भी होते थे, मंदिर भी बहुत सारे मिले हैं, तो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर मिले हैं। तो ये इस तरह का पूरा उनके शहरों का जो बनावट था वो इस तरीके से था, और इस तरीके के मतलब वहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन रहा करती थी। तो ये सारी बातें जो अभी मैंने आपको बताई, इसको अच्छे से 2-3 बार वीडियो को देखिए क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और इसमें क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहानी बताऊंगी और आपको पूरा का पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, जो कि पीछे चैप्टर में ऐसा था। तो आपको इसको अच्छे से 2-3 बार वीडियो को देखना पड़ेगा, और जो भी इसमें कीवर्ड्स मैंने आपको बताए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं, उसको आप नोट डाउन कीजिए। तो फिर जो भी कहानियाँ आपको समझ में आएगी 2-3 बार देखने के बाद, तो उस कहानियों में कोई भी सवाल फिर आएगा तो उस कीवर्ड को आप डाल देंगे, तो एग्जामिनर्स को लगेगा कि हाँ आपने अच्छे से पढ़ा है चैप्टर तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है। बिना चैप्टर पढ़ने तो मतलब अच्छे से पढ़े बगैर का तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, वो तो आपका मेन काम है कि उसको पढ़ना है। लेकिन ये इसके साथ साथ ये एक्टिविटी भी आपको करनी है, और इस चैप्टर को हम 2 या 3 वीडियो में बनाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और एक ही वीडियो में अगर मैं सब कुछ आपको बता दूँ तो आपको कुछ भी याद रहने वाला नहीं है। तो आज मतलब इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगले लेक्चर में बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो देखेंगे कितना और आगे हम कर पाते हैं, सेकेंड लेक्चर में कितना कर पाते हैं वो सेकेंड लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए इसको अच्छे से देखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है, और 1 महीने में आपका प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर सिर्फ रिवीजन आपको करना है। उसके बाद आपको फ्रेश कुछ पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो जो भी फ्रेश पढ़ना है उसको अभी जो 10-15 दिन का टाइम है उसमें आप इसको ख़त्म कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।